हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी में क्विक रिवीजन का पार्ट 5 है। इससे पहले हम जितना कवर कर चुके हैं उसके आगे आज चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, सीआरपीसी के क्विक रिवीजन हरियाणा जुडिशरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एमसीक्यूज पहले पूछे जा चुके हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपसे मिस ना। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर 22। चैप्टर 22 में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसको सीपीसी के कंपैरिजन के साथ पढ़ना है तो ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा यहाँ पे सीपीसी भी कवर हो जाएगा, ऑर्डर 16A और आपका सीआरपीसी भी कवर हो जाएगा। अब देखिए जो डेफिनेशन दे रखी है 266 में, अगर आप ऑर्डर 16A का रूल 1 देखेंगे, बिल्कुल सेम डिट्टो लैंग्वेज है, कोई चेंज नहीं है। डिटेन का मतलब क्या होता है, प्रिजन का मतलब क्या होता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 267 कहता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स, कि किसी को कैसे लेकर आना है, जेल से अगर किसी को बुलाना है तो ऑर्डर 16A रूल 2। दोनों की लैंग्वेज पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल सेम है। जब किसी भी इंक्वायरी में, ट्रायल में या किसी प्रोसीडिंग में क्रिमिनल कोर्ट को लगता है कि कोई भी पर्सन जो कन्फाइंड या डिटेन्ड है किसी जेल में, उसे कोर्ट के सामने लाना है, तो इन दैट केस क्या होगा, या तो वो एक्यूज के तौर पे लाना हो या उसे विटनेस के तौर पर लेके आना हो। तो वहाँ का जो अफसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन है, जेलर जो है, उसको एक ऑर्डर दे देगा कोर्ट, ठीक है, कि उसको लेकर आओ आप यहाँ पे कोर्ट के सामने टू आंसर दैट पर्टिकुलर पर्पज़, जो भी प्रोसीडिंग का पर्पज़ है। अब सब सेक्शन 2 कहता है कि जब ऑर्डर दे दिया मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने, अब एमसीक्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है कि ये जो ऑर्डर दिया JMFC या उससे ऊपर दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने कोई ऐसा आदेश पास किया है तो वो क्या करेगा, वो तब तक ऑफिसराइज उस पर काम नहीं करेगा। मान लीजिए JMFC ने क्या किया, ऐसे ही ऑर्डर लिया और जेलर को भेज दिया, तो जेलर विल नॉट वर्क ऑन दैट ऑर्डर। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर CJM के काउंटर साइन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी वो ऑर्डर है उसके ऊपर CJM का काउंटर साइन होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब काउंटर साइन के लिए देगा, सब सेक्शन 3 कहता है कि साथ में कॉपी लगेगी किस चीज़ की, स्टेटमेंट जहाँ रीज़न मेंशन करेगा JMSC कि उसे क्यों लेकर आना है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या करेगा, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। 268 कहता है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिर्फ पावर बताई गई है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर सकती है कि आप उन्हें जेल से बाहर नहीं बुला सकते। ये चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं, जब आप ऑर्डर 16 पढ़ेंगे 16A, तो वहाँ पे रूल 4 का सब रूल 1 देखिए, उसमें ये सेम बात कही गई है। पूरे रूल 4 में यही बात कही गई है, सेम लैंग्वेज है, बस यहाँ पे लिखा गया है सब सेक्शन और वहाँ लिखा गया है रूल, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट को, कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस होने की संभावना है तो ऐसे लोगों को मना कर सकती है। अब 269 क्या कह रहा है कि भाई कब वो नहीं लेकर आएगा, तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है 269। 269 को ऑर्डर 16A के रूल 5 के साथ पढ़ना है कि कब अफसर इंचार्ज जो है कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। देखिए अगर वहाँ पे मेडिकल, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, और रीजन ऑफ सिकनेस और अनफिटेबिलिटी है, यानी कि अगर मेडिकल जो ऑफिसर है, डॉक्टर है मेडिकल, उसने बता दिया कि ही इज़ अनफिट टू रिमूव फ्रॉम द जेल, वो नहीं लेकर आएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। दूसरा क्या है, अंडर कमिटल और ट्रायल है, अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल में है, कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो भी नहीं भेजेगा। या फिर मान लीजिए भाई उसको बुलाया है 10 सितंबर को और उसकी तो 9 सितंबर को सज़ा पूरी हो जाएगी, तो 10 को तो जेलर के पास रहेगा ही नहीं, इन दैट केस भी नहीं होगा। या 268 में स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। तो चारों ग्राउंड देख लेना एक बार। अब दूसरा ये है कि मान लीजिए एक डिस्टेंस दी गई जो उससे पूछा जाता है कि अगर जो पर्सन है उससे एविडेंस देना है, विटनेस के तौर पे आप उसे बुलाना चाहते हो, और वहाँ पे क्या है कि जो कोर्ट है और जेल है वो मोर देन 25 किलोमीटर है, कितना, 25 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इन दैट केस वो ऑर्डर को नहीं फॉलो करेगा, वहाँ पे कमीशन अपॉइंट होगा। कमीशन के बारे में हम
284 से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और ये सेम चीज़ हम आगे भी पढ़ते हैं, आगे जाके जो अपना CPC है वहाँ पे आप ऑर्डर 26 पढ़ते हैं सेम कमीशन के लिए। अब 270 ये कहता है कि प्रिजनर को ऐसे नहीं लेके आना है, उसको लेकर आना है कस्टडी में, कस्टडी में ही लेकर आएंगे तभी होगा। और कस्टडी में लाएंगे तो क्या है कि यहाँ पे जो लाना है आपको, जो उसमें 269 के प्रोविज़न देखने हैं, तो अफसर इंचार्ज क्या करेगा, जब उसको डिलीवरी दे देगा ऑर्डर की, ड्यूली काउंटर साइन वेयर नेसेसरी, किसके द्वारा ड्यूली साइन होना चाहिए, CJM के द्वारा। किस केस में, जब JMSC ने ऑर्डर दे रखा हो। अब पावर टू इशू कमीशन कहाँ पे आ जाता है, देखिए ऑर्डर 16A रूल 7, बिल्कुल CPC के साथ पढ़ लीजिए इसको। जब भाई यहाँ पे चैप्टर 23 का पार्ट B सेक्शन 284 से स्टार्ट होता है, वहाँ पे कमीशन की बात की गई है। CPC में कमीशन की बात हम पहले कर चुके हैं, ऑर्डर 26 में की गई है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 22 ख़त्म हो जाता है। बस CPC देखिए, आपका CPC भी रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गया। ये चैप्टर 23 यहाँ पे क्या कह रहा है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो 272 से लेकर 283 तक बात की गई है कि मोड ऑफ टेकिंग देन रिकॉर्डिंग एविडेंस, और 284 से लेकर आपका 299 तक कमीशंस के बारे में बात की। दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अब तक का सेक्शन है 272, कोर्ट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 99% चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 348 में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात की गई है। उनकी लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि CRPC के लिए कि किस कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी अदर देन हाई कोर्ट। हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, पंजाब है तो पंजाबी होगी, तमिल होगी, ये डिसाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट अदर देन हाई कोर्ट। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लें। नेक्स्ट आता है कि 273 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही आपको एविडेंस लेना है। और हाँ, लैंग्वेज की बात हम CPC की तो कर ही रहे थे, ये भी नोट कर लें यहाँ पे कि CPC के अंदर सेक्शन 137 है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लैंग्वेज की बात करता है। देखिए ऐसे ही रिलेट करते रहिए। अब एविडेंस जो है 273 पे आते हैं फिर से। एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, भाई एक्यूज्ड की प्रेजेंस में लेना है, और अगर उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस कर दिया तो प्लीडर की प्रेजेंस में लेना है। लेकिन यहाँ एक प्रोवाइजो दे दिया गया, और ये प्रोवाइजो क्या कहता है आपका, मान लो कोई महिला है, कोई वुमेन है। 2013 में आपको ही पता है निर्भया वाले केस के बाद एक मेजर अमेंडमेंट हुई क्रिमिनल लॉ में, और यहाँ कहा गया कि अगर 18 साल से कम की कोई लड़की है और सेक्सुअल ऑफेंस या रेप का कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है उसके खिलाफ, तो उस केस में कोर्ट को बहुत कोशिश करनी है कि वो डायरेक्ट काउंटर ना करे। इससे क्या होगा, और साथ ही साथ इंश्योर भी करना है कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना चाहिए एक्यूज्ड का, लेकिन एट दैट टाइम वो कुछ काउंटर से बचाए, ये कोर्ट को देखना है। इसमें कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। अभी आपने पढ़ा था, पहले आपने पढ़ा सेशन ट्रायल, फिर आपने पढ़ा वारंट केस ट्रायल, फिर आपने पढ़ा समन केस ट्रायल। अब जो प्रोसीजर दिया गया एविडेंस वो अपोजिट दिया गया है इसके। पहले समन केस का है। समन केस जब भी मैजिस्ट्रेट के सामने होंगे, या जो भी 145 से 148 जहाँ पे क्या है डिस्प्यूट ऑफ लैंड एंड वाटर, या तो पोजेसन का डिस्प्यूट हो या राइट टू यूज़ का डिस्प्यूट हो, और 148 में उसकी लोकल इंक्वायरी होती है, वहाँ पे एविडेंस लेने हो, या फिर 446 जहाँ पे बेल बॉन्ड फोरफिट हो जाता है वहाँ पे लेना हो। तो इसमें अदरवाइज कोर्स ऑफ अ ट्रायल, या ट्रायल में मैजिस्ट्रेट के सामने तो हर एक विटनेस को एग्जामिन करेगा, एक मेमोरेंडम बनाएगा लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में। कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी 272 ने बता दिया। अगर मैजिस्ट्रेट खुद नहीं करेगा, प्रैक्टिकली मैजिस्ट्रेट साहब खुद करते भी नहीं है, तो वो किसी से करवाएंगे, डिक्टेशन करेंगे इन ओपन कोर्ट, तब करवाएंगे। और बनवाने के बाद वो मेमोरेंडम साइन करेंगे मैजिस्ट्रेट,
और वो रिकॉर्ड का पार्ट रहेगा। अब आता है वारंट केस। वारंट केस आपने कहाँ से कहाँ पढ़ा? 238 से 250 तक। उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एविडेंस लिए जाते हैं। अब ये कह रहा है आप यहाँ पे कि अगर कोई वारंट केस है और मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल हो रहा है तो वहाँ भी जो विटनेस देगा वो एग्जामिन के नोट डाउन किए जाएंगे। या तो खुद मैजिस्ट्रेट लिखेंगे, रिटन में नोट डाउन करने हैं, या ओपन कोर्ट में डिक्टेट करके लिखवाएंगे, स्टेनो वगैरह से लिखवाएंगे। और यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिया गया कि इसका ऑडियो वीडियो मीन से रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सेम आपका यहाँ पे भी है, ये 161 में भी आप पढ़ेंगे साथ में सेम चीज़। अब जो मैजिस्ट्रेट मान लीजिए अभी खुद नहीं लिखता है तो वो एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने लिखवाया क्यों, इसका एक रीज़न भी देगा यहाँ पे। ये आपका 275 में है। अब 276 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। हाँ, ये भी एक देख लीजिएगा कि ये नैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन मैजिस्ट्रेट का अगर डिस्क्रिप्शन है तो इसे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी लिखवा सकता है। और जब वो लिखा जाएगा तो मैजिस्ट्रेट साइन करेगा और वो रिकॉर्ड का पार्ट करेगा। 276 सेम है, द ओनली डिफरेंस इज दैट वहाँ मैजिस्ट्रेट था, यहाँ जज साहब आ जाएंगे, इतना ही डिफरेंस है। फिर आते हैं 277 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड इन एविडेंस। फिर 275 276 में आपने लिखा तो विटनेस जो एविडेंस देगा, अगर देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है और वहाँ पे विटनेस ने भी इंग्लिश में दे दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है, हरियाणा का कोई कोर्ट है, और विटनेस ने भी अपना हिंदी में स्टेटमेंट दे दिया तो उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने दे दिया अब दूसरी भाषा में, अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो उस लैंग्वेज में लिया जाएगा, अदरवाइज उसको ट्रू ट्रांसलेशन किया जाएगा इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। मान लीजिए तमिल में दे दिया, कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, तो उसे कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट की लैंग्वेज कुछ अलग है और वो इंग्लिश में दे देता है, मान लीजिए एविडेंस इंग्लिश में दिया गया तो ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पार्टीज़ को कोई एतराज़ ना हो तो। ये 277 है। 278 यहाँ पे कहता है कि प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। 278 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि भाई कब जो है साक्ष्य, जब एविडेंस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। जब एविडेंस पूरा हो जाता है, आपने 275 में 276 में एविडेंस लिख लिया, अब उसके बाद वो पढ़कर सुनाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। या फिर एक्यूज्ड होगा या उसका कौन होगा, प्लीडर होगा वहाँ पे, अगर उसकी आपने अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी है। अगर विटनेस उसकी करेक्टनेस को डिनाई करता है, ठीक है, वो कहता है कि ना जी इसमें तो कुछ गलत है, आपने गलत लिख लिया, तो वहाँ पे या तो मैजिस्ट्रेट वारंट केस में या प्रिजाइडिंग जज कोर्ट ऑफ सेशन में वो उसको इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस एक मेमोरेंडम बनाएंगे कि ऑब्जेक्शन उसने क्या बनाया है, विटनेस ने क्या किया है, और ऐसे रिमार्क्स वहाँ पे ऐड करते हैं जैसा उनको उचित लगेगा। अगर मान लीजिए वो दूसरी लैंग्वेज में है और विटनेस उस लैंग्वेज को नहीं समझ रहा, भाई मैं उसने तमिल में दिया, आपने इंग्लिश में नोट कर लिया, अब उसको इंग्लिश आती नहीं है, तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा एंड ट्रांसलेशन मस्ट बी ट्रू। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज्ड और प्लीडर। अब एविडेंस दिया आपने, देसी आदमी अनपढ़ है, एक्यूज्ड, वकील साहब को भी नहीं आता है, कोई पंजाबी में लिखवा दिया आपने, तो भैया उस केस में दोनों को ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। 280 में एमसीक्यू से इम्पोर्टेंट आपका है इंडेक्स बेस्ड कि रिमार्क्स और डेमिनोर और विटनेस वहाँ पे लिखा जाना चाहिए। क्या रिमार्क्स हैं, कैसे वो, उसकी भाव भंगिमाएँ कैसी हैं, डरा हुआ तो नहीं है, कांप तो नहीं रहा है, पसीना तो नहीं आ रहा है, हर बोलने में हिचकिचा तो नहीं रहा है, तो इस तरह की सारी चीज़ें भी उसको नोट करनी है मैजिस्ट्रेट को। 281 कहता है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड। अब ये बात करता है आपका एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन। देखिए सेक्शन 315 में हम इसको एक्यूज्ड को एग्जामिन करते हैं। जब एक्यूज्ड को एग्जामिन कौन करता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर करता है तो मैजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम बनाएगा, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में, और वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया जाएगा और वो उसका पार्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा।
उसके बाद अगर उसको एग्जामिन किया है अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन ने, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, एवरी आंसर गिवन बाय हिम सेल रिकॉर्डेड बाय प्रिजाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट। भी उसको नोट करना है सारी चीज़ें, और खुद नहीं कर पाता तो स्टेनो से करवाना है। और वहाँ पे जो है जिस लैंग्वेज में एक्यूज एग्जामिन किया गया उसी लैंग्वेज में उसको नोट डाउन करना है। अब जब मान लो हरियाणवी में बोल रहा है तो हरियाणवी को तो आप नोट डाउन कर नहीं सकते, तो इन दैट केस यू विल नोट डाउन हिंदी, अगर पॉसिबल नहीं है तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में करना है। उसके बाद उसको साइन करा देना, उसको पढ़ के सुनाना भी है एक्यूज को। अगर वो समझता नहीं है तो फिर जो लैंग्वेज वो समझता है उसमें इंटरप्रेट करके बताना है, और उसको फुल लिबर्टी है कि वो अपने आंसर ऐड कर सकता है, और यहाँ पे साइन कर दिया जाएगा। अब ये आपका ये वाला लाइन जो है स्टेटमेंट बेस्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 281 सेक्शन जो है ये एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन इन कोर्स ऑफ समरी ट्रायल पर लागू नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, नहीं होता है। अब जो इंटरप्रेटर है वो बाउंड है ट्रूथफुली, भाई देखो ये बाउंड है वो लीगली, ही सेल बाउंड टू स्टेट द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सच एविडेंस। अब हाई कोर्ट में रिकॉर्ड कैसा होगा, ये 283 बात कर रहा है। अब हाई कोर्ट में जो रूल है वो हाई कोर्ट जनरल रूल बनाता है कि किस मैनर में एविडेंस विटनेस के या एग्जामिनेशन का एक्यूज्ड है यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। सेक्शन 477 जो है हाई कोर्ट को पावर देता है कि रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं। नाउ हम कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन मीन टू अपॉइंट समवन फॉर सम पर्पज़। अब ये पर्पज़ भाई कहीं पे जैसे सीपीसी में आप पढ़ते हैं अकाउंट के एडजस्टमेंट के ऑडिट्स के लिए हो सकता है, ये विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है। तो ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी सिविल केसेस में बात करता है, और क्रिमिनल में 284 से 299। 284 ये कहता है कि जब कभी जैसे मान लीजिए 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जेल है और किसी प्रिजनर का विटनेस एविडेंस चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, जब भी कोर्स ऑफ इंक्वायरी में ट्रायल में प्रोसीडिंग में कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को किसी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस नेसेसरी है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, और विदाउट अमाउंट ऑफ डिले एक्सपेंस इनकन्वीनियंस उसको लाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो कोर्ट एक कमीशन इशू करेगा उसको एग्जामिनेशन करने के लिए। अगर यहाँ पे प्रोवाइजो दे दिया है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, भाई अभी एलजी साहब दिल्ली के, केजरीवाल पीछे लगा रहता है हमेशा उनके, ठीक है, अगर ये एंड ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो कमीशन यहाँ भी इशू किया जा सकता है। कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट दैट सच अमाउंट, भाई उसको खर्चा पानी तो मिलेगा ना, वो कैसे मिलेगा वो यहाँ बताया गया है। अब कमीशन किसको इशू किया जा सकता है, कमीशन जो है किसी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या सीजेएम को, इनको इशू किया जा सकता है। अगर विटनेस इंडिया में है या फिर ऐसे स्टेट में है जहाँ पे, इंडिया में तो है लेकिन ऐसे स्टेट एरिया में जहाँ ये नहीं लागू होती, स्टेट ऑफ नागालैंड में है, वहाँ तो भाई कुछ प्रोविज़न नहीं लागू होते इसके, तो कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू सच कोर्ट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। और अगर आउटसाइड इंडिया है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। जैसे 166A में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है, 105 आपका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात करते हैं, 105A से 105L तक आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात करते हो जब कहीं बाहर से कुछ कराना होता है हमें। 286 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन, भाई जैसे ही सीएमएम को या सीजेएम साहब को या किसी मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जब मिलता है तो ही विल सेल समन द विटनेस, कि भाई विटनेस करेगा और उसे बुलाएगा, उसका एविडेंस नोट करेगा, और इस तरह से करेगा, मान लो वारंट केस ट्रायल हो, उसके बाद सेम पावर रहेंगी वारंट केस ट्रायल वाली, पार्टीज भी उसको एग्जामिन कर सकती हैं। कमीशन रिटर्न कैसे होगा, एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, सीपीसी में कहाँ होती है, ऑर्डर 17 मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉरेन कमीशंस, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस, जब भी डिपोजिशन लेना होता है सिविल सर्जन या किसी दूसरे मेडिकल विटनेस का,
attested by magistrate in presence of the accused, taken on commission under this chapter may be given in evidence, एविडेंस में दिया जा सकता है, जबकि डिपोनेंट को बुलाया नहीं जाएगा, कमीशन की बात सुनी जाएगी। आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है या रिपोर्ट है आइडेंटिफिकेशन की जो किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने बनाई है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन और प्रॉपर्टी, उसको एविडेंस में यूज कर सकते हैं। उस मैजिस्ट्रेट को वहाँ विटनेस के तौर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। वेयर सच रिपोर्ट कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ एनी विटनेस टू द प्रोविजन ऑफ 21, 32, 33, 155, 157 of Indian Evidence Act applies, such statement shall not be used under except the accordance with the provision of those section। इनको तब तक यूज नहीं किया जाएगा। 157 में कॉर्पोरेशन करते हैं आप, 32 में डाइंग डिक्लेरेशन आ जाती है, ऐसे विटनेस इनको बुलाया नहीं जा सकता, उनकी स्टेटमेंट्स। सेक्शन 21 में एडमिशन कब आपके अगेंस्ट में प्रूव किया जा सकता है, इसकी बात करता है। कोर्ट को अगर यहाँ सही लगता है तो ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज्ड की वो सच मैजिस्ट्रेट, भाई उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को चाहे तो वो एग्जामिन कर भी सकता है बुला के। 292 का इंडेक्स बेस याद रखें, मिंट का है। ये आपका जो नोट प्रिंटिंग प्रेस होती है, ठीक है, जहाँ पे सिक्के बनते हैं मिंट, वहाँ पे उसके बारे में गवर्नमेंट स्टैंप वगैरह इसकी बात करता है। इसको आईपीसी से कोरिलेट करके पढ़ना है, तो ऐसे अफसर को भी बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, उसकी रिपोर्ट भी जो है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की, जिस पे सेक्शन अप्लाई होता है, अगर उसने अपनी एग्जामिनेशन और एनालिसिस रिपोर्ट कोर्ट में दे दी है तो वो एविडेंस में यूज़ की जा सकती है, उसको बुलाए बिना। अगर कोर्ट को उचित लगता है तो उसे बुला भी सकता है। 249 नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मल प्रूफ नहीं होते। जैसे आप सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस पढ़ते हैं, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू प्रूव। जहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं किसी कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के द्वारा, पर्टिकुलर सच डॉक्यूमेंट शैल बी इंक्लूडेड अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड एज द केस मे बी, और प्लीडर फॉर द प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड ही शैल बी कॉल्ड अपॉन एडमिट और डिनाई द जेन्युइननेस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन सच फॉर्म एज प्रेस्क्राइब्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। और मान लो कहीं पे जेन्युइननेस डिस्प्यूटेड ही नहीं है तो उसको भी एविडेंस में ले लिया जाएगा, या किसी दूसरी प्रोसीडिंग में भी विदाउट प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ पर्सन। बट प्रोवाइड जो ये है कि वहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, अगर कोर्ट चाहे तो साइन ले सकता है। 295 एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एविडेंस भी फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, अथॉरिटीज बिफोर whom एफिडेविट में बी स्worn। ये आपका एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। भाई एफिडेविट किसके सामने स्worn कर सकते हो? किसी जज के सामने, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, और नोटरी। सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होता है? नोटरी यूज़ होता है। ये बहुत सारे एडवोकेट हैं जो नोटरी से अपना अच्छा खासा काम चला लेते हैं। एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड एंड शैल स्टेट सेपरेटली फैक्ट्स एज द डिपोनेंट इज एबल टू प्रूव। देखिए आपका एविडेंस एक्ट तो क्या कहता है, हमारा एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एफिडेविट पे लागू नहीं होता, लेकिन आप सीआरपीसी में कई जगह पढ़ चुके हैं कि एफिडेविट को भी लिया जा सकता है। प्रीवियस कन्विक्शन आईपीसी 75 कैसे प्रूव होगा? रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, भाई एक्यूज्ड के एब्सेंस में भी कब लिया जा सकता है, इसकी बात कही गई है। तो यहाँ तक इसमें एमसीक्यू से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट था। डिटेल में तो इस चैप्टर में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, इसीलिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की है। अभी हम लोग चैप्टर 25 देखेंगे। चैप्टर 25 में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि जो जनरल प्रोविज़न दिए हैं इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के, सीआरपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यू के लिए, और एग्जामिनर्स का फेवरेट चैप्टर भी है सीआरपीसी में। याद रखिए जब आपसे सेक्शन 300 पूछेगा तो वो इंडेक्स बेस्ड नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे कि डबल जियोपार्डी का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ दिया गया है।
यहाँ पे दिया गया। फिर आपसे पूछ लेगा कि प्ली ऑफ ऑट्री फॉइस एक्विट्स एंड एट्रीफॉइस कन्विक्ट, ये दोनों प्ली में से पूछ लेगा कहाँ दे रखी है। ये दोनों की दोनों प्ली आपकी सेक्शन 300 में। सेक्शन 300 का मैं जिस्ट बता देता हूँ आपको, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केस भी नोट कर लीजिए। यूसुफ अली मुल्ला नूरबाई वर्सेस आर, 1949 का केस है ये। इट इज़ ऑलवेज रीड विद द आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2, जो कि फंडामेंटल राइट देता है कि किसी भी पर्सन को यू कैन नॉट पनिश फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अब आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 के साथ 300 क्यों लिंक है? क्योंकि 300 एक बेसिक रूल कहता है कि अगर किसी को पहले से कन्विक्शन दे दिया है, एक्विटल दे दिया है, तो आप उसे दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए एक्विट या कन्विक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो एक्विट या कन्विक्शन फोर्स में है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कब कर सकते हैं ये चीज़? देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सब सेक्शन 2 देखिएगा। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने कन्विक्ट कर दिया, इफ एनी पर्सन इज कन्विक्टेड और एक्विटेड फॉर एनी ऑफेंस, एंड क्या उसको बाद में कैसे ट्राई करेंगे? विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये यहाँ पे याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेकर दोबारा उसको कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंक्ट ऑफेंस, किसी ऐसे अपराध के लिए जिसको हम पहले, मान लीजिए फॉर्मर जो आपने उसको पहले से दिया है उसमें आप A B C 3 चार्ज लगा सकते थे, आपने A लगा दिया था, अब B और C आप लगा सकते थे, तो उसे लगाने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो वहाँ पे किसकी कंसेंट चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए। सब सेक्शन 3 सिर्फ इतना कह रहा है आपको कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया है किसी भी ऑफेंस के अंदर जो जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बाद में आते हैं। सब सेक्शन 3 यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने ए को कन्विक्स किया किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने के लिए, ठीक है, कन्विक्शन दे दिया। बाद में जिसने ए ने जिसको पीटा था उसकी हो जाती है डेथ, बी को पीटा था बी की होगी डेथ, तो भैया अब बाद में उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगा के दोबारा से लगा सकते हैं। तो इसकी एक्सेप्शंस हैं ये, इनको जरूर याद रखना है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी प्रीवियस डिसीजन में वन ऑफ एक्विटल कोई डिसीजन आ गया है पहले से सेक्शन 300 के 3 में, जो अभी हम बात कर रहे हैं, और वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि भाई एक्सप्रेसली कन्विक्टेड पर्सन दिया हुआ है, ना कि कन्विक्टेड और एक्विटेड। 3 में ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे 3 में सिर्फ और सिर्फ कन्विक्टेड दिया है, एक्विटल अगर मिला हुआ है तो फिर ये चीज़ नहीं लागू होगी। इस एंगल बेयर एक्ट को इस एंगल से पढ़िए कि कहाँ पे कौन सा वर्ड दे रखा है और कौन सा नहीं दे रखा है। डिटेल में सेक्शन 300 पे काफ़ी सारा चर्चा है, आप वहाँ जाके इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका सेक्शन 300 है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इलस्ट्रेशन इसके ज़रूर देख लीजिएगा, C, D और F, ये इसके इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन जरूर बन जाता है। 301 बात करता है अपीयरेंस बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही आपके केस को अपीयर करेगा। ये चीज़ आपने अभी अभी कहाँ पढ़ी थी? इससे पहले हम कहाँ पढ़ के आते हैं? 225 में। देखिए इसका एक चार्ट बना लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 2U में क्या पढ़ते हैं आप? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन आती है, उसके बाद सेक्शन 24 पब्लिक पीपी, और यहीं पे सेक्शन 25 असिस्टेंट पीपी की बात करता है। देन 225 में क्या बता दिया गया कि भाई सेशन ट्रायल में जो केस होगा वो पीपी कंडक्ट करेगा। फिर आप 301 में आ जाइए। 301 में आप क्या कर रहे हैं पीपी का कि विदाउट रिटन अथॉरिटी, वकालतनामा नहीं चाहिए, विदाउट रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट इन ट्रायल और अपील पीपी जा सकता है, उसको वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर कोई प्राइवेट पर्सन करता है ना कि अपना प्राइवेट वकील कहाँ हायर कर सकता है कोई भी, तो प्राइवेट पर्सन क्रिमिनल केस में हायर तो कर सकते हो, लेकिन वो क्या करेगा वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो है वो इंचार्ज ऑफ केस रहेंगे, ठीक है, और वही केस का प्रोसिक्यूशन करेंगे। ये उसकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा, इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, उसको एडवाइज कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। 301 के बाद पीपी 302 में पिक्चर में आता है,
और 321 में आता है जहाँ विड्रॉल की बात होती है। 302 कहता है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, कि जो परमिशन है टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन 302 में, मान लीजिए आपने भी कोई प्राइवेट वकील हायर कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको तो कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन को, इफ़ एनी पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट टू डन द प्रोसिक्यूशन और पुलिस ऑफिसर आल्सो, जो क्वेश्चन बनता है कि पुलिस वाला अगर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा तो उसका रैंक क्या होना चाहिए, तो कोई भी पुलिस वाला जो है मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जाती है कि जो वो है किसी भी उस जो उसमें है उसको क्या आनी चाहिए, पुलिस अफसर प्रोसिक्यूशन में पार्ट नहीं था, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन, जिस ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन कर रहा है उसमें अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है तो वो प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता। 303 किसकी बात करता है, 303 और 304 ये दोनों ही आपके डिफेंस काउंसिल की बात करते हैं। 303 में राइट है, राइट देखिए 41D में भी आपने देखा था, अरेस्टेड पर्सन को राइट है भाई कि वो अपने चॉइस के प्लेडर से मिल सकता है, और यहाँ भी ये चीज़ आ जाती है। 304 लीगल एड की बात करता है, आर्टिकल 39A जो आपकी DPSP है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है कि अगर कोई वकील नहीं है तो भी उसकी हेल्प करेगा कौन, कोर्ट, उसके लिए प्लेडर अपॉइंट किया जाएगा, कैसे खर्चे मिलेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। रीड विद आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 1, रीड विद लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी है। 304 लीगल एड से बात करता है। तो उसके बाद आ जाइए 305 में, ये कहता है कि जब कोई सोसाइटी वगैरह रजिस्टर्ड होती है तो आपको याद होगा सेक्शन 63 जहाँ सोसाइटी को सम्मन भेजते हैं, कॉरपोरेशन का मतलब वहाँ भी सेम है, उसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है यही भाई, अगर कोई पर्सन जो उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है जरूरी नहीं वो उसकी कंपनी की सील पर आए, अगर वो आ गया तो कोर्ट ये मानेगा रिप्रेजेंटेटिव अगर अपीयर हो जाता है तो जो एक्यूज्ड के सामने सारी स्टेटमेंट होनी चाहिए तो उसके सामने हो जाएंगे तो कोर्ट ये मान लेगा, अगर नहीं आया तो इस बात को स्किप कर सकता है कोर्ट। 306 आपका अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको अप्रूवर बोला जाता है, अप्रूवर। देखिए सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आप अकम्प्लिस पढ़ते हैं, फिर आप सेक्शन 30 भी पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें आप पढ़ते हैं कि को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन है वो रिलेवेंट हो सकता है, क्योंकि रिलेवेंसी बताता है वहाँ पे सेक्शन 30। यहाँ पे क्या है कि इसको हिंदी में बोलते हैं वायदा माफ गवाह, वायदा माफ गवाह। तो वायदा माफ गवाह से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि टेंडर ऑफ पार्डन। अब टेंडर ऑफ पार्डन कौन कौन दे सकता है किसी को, 306 की लैंग्वेज में हम नहीं जाएंगे। 306 में एक चीज़ याद रखिएगा कि कौन दे सकता है, हु कैन, CJM या फिर आपके मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज याद रखिएगा ये। और अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो खाली ट्रायल और इंक्वायरी पे दे सकता है, नॉट ऑन इन्वेस्टिगेशन स्टेज, इन्वेस्टिगेशन पे नहीं दे सकता। इसके अलावा आपने देखा कि प्रेसिडेंट दे सकते हैं आर्टिकल 72 में, और गवर्नर कहाँ दे सकते हैं 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल। तो पार्डन कहाँ कहाँ पे, ये पार्डन अलग है और ये पार्डन अलग है। ये पार्डन जो निकल कर आती है इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। क्वेश्चन आएगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से आ सकता है कि डॉक्ट्राइन नेसेसिटी क्यों है, जब कोई भी विटनेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो किसी एक मुजरिम को भाई आप तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, सुना है ना फिल्मों में आपने, ये सरकारी गवाह वाला कॉन्सेप्ट है। तो इससे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कर सकता है, कब कर सकता है, अभी पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए, जिसका 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा सीवियर हो सकती है। इसको एक बार देख लेना। 307 कहता है कि पावर टू डायरेक्ट टेंडर पार्डन, इसमें कोर्ट ऑफ सेशन की पावर बताई गई है कि वो नीचे से वाले को कभी भी पावर दे सकता है कि वो डायरेक्शन दे सकता है पार्डन देने के लिए। 308 इसी का प्रोसीजर है, पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रेयर बनता है। 309 को रीड विद ऑर्डर 17 ऑफ CPC, ये कहता है कि कब आपकी जो पोस्टपोन की जा सकती हैं, जैसे एडजॉर्नमेंट कब होती है, जनरल रूल क्या है कि भाई पोस्टपोनमेंट नहीं करना है, लेकिन पोस्टपोन हो सकती हैं, इसके बारे में 309 बात करता है। ये कह रहा है कि आपका भाई
जो एडजर्नमेंट होगी, जैसे आपने 167 में पढ़ा था, इसका लिंक देखिए इस क्वेश्चन इस सेक्शन से कैसे है। आपने कहा कि 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी और फिर टोटल 60 और 90 डेज़ जुडिशियल कस्टडी है। ये 60 डेज़ और 90 डेज़ क्या है, मतलब पहले 15 दिन तो आपने पुलिस कस्टडी दे दी, उसके बाद भी क्या है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी कस्टडी में पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन एक्सीडिंग 15 डेज, एक बार 15 दिन से ज़्यादा नहीं, यानी कि वो जुडिशियल कस्टडी में होगा, जेल में होगा, तो भी हर 15 दिन में उसको बुलाना है। एडजर्नमेंट के ग्राउंड दे रखे हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। 310 लोकल जुरिडिक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, 2K में आप लोकल जुरिडिक्शन पढ़ते हैं। 311 पावर टू समन मटेरियल विटनेस। अब एक तो जो है कि इशू ऑफ प्रोसेस में 204 में आप क्या देते हैं, एक प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट देते हैं। बस इन लिस्ट पार्टीज़ के अलावा भी अगर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के अलावा कोर्ट को लगता है कि मुझे किसी का एविडेंस लेना है, किसी को एग्जामिन करना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है, तो ये उसकी पावर है। अदर देन दैट लिस्ट कोर्ट कैन कॉल एनी विटनेस, रिकॉल, री एग्जामिनेशन, वो जैसा चाहे फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ही कैन डू। उसके बाद आ जाइए आप 311A पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। रीड विद कहाँ पे, सेक्शन 67, सेक्शन 47, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके साथ में पढ़ने आपको 2005 की अमेंडमेंट में इसको इंसर्ट किया गया था, इस सेक्शन को। भाई मैजिस्ट्रेट कभी भी आदेश दे सकता है अगर उसे किसी के सिग्नेचर वो चाहिए, लेकिन एक यहाँ जो क्वेश्चन बनतेगा वो प्रोवाइजो से बनेगा। अगर उसको कभी अरेस्ट नहीं किया गया ना उस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, तो ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। 312 एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेंट्स एंड विटनेसेस, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के रूल से क्रिमिनल कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है कितने रिजनेबल एक्सपेंसेस मिलने चाहिए कंप्लेनेंट को, तो उसके बारे में इतना ही है। 313 इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक्यूज को एग्जामिन किया जाता है। दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन एक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट बनता है सब सेक्शन 2 की नो ओथ, कोई ओथ नहीं होती। इस दिन वो जो चाहे बोल सकता है मैजिस्ट्रेट को, ऐसा नहीं गाली दे देगा, मतलब अपनी बातें रख सकता है वहाँ पे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक क्वेश्चनरी रेडी की जाती है जिसमें प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों हेल्प करते हैं। पहले सिर्फ कोर्ट ये क्वेश्चन रेडी करता था, अब से ये यहाँ पे क्वेश्चन रेडी करने का काम प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों मिलके करते हैं। उसके बाद 313 के साथ में 315 पढ़िएगा। 315 ये कह रहा है कि एक्यूज्ड को भी विटनेस बनाया जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन रिक्वेस्ट। जब तक वो खुद नहीं राइटिंग में कोर्ट को देगा अपनी खुद की रिक्वेस्ट रिटर्न में, तब तक आप उसको नहीं बना सकते, इतना याद रखिएगा। नो इन्फ्लुएंस, नो इन्फ्लुएंस आप कहाँ पढ़ते हैं, 163 में भी आपने पढ़ा था ना भाई, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस नहीं करना, तो यहाँ भी कोई इन्फ्लुएंस यूज नहीं होना है उसके ऊपर। 317 कहता है प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। भाई मान लीजिए उसके एब्सेंस में है तो प्लेटर की प्रेजेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल रूल ये है कि उसकी प्रेजेंस में ही होना चाहिए, बट अगर वो नहीं है तो इन दैट कंडीशन उसकी प्रेजेंस के बिना भी हो सकता है। प्रेजेंस जो है एक्यूज की वो मैंडेटरी है, ठीक है। अब आ जाइए आप उसके बाद सीधा 320 पे। 320 कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात करता है। टोटल 42 सेक्शंस हैं आईपीसी के। इन टेबल जब आप देखेंगे ना ये, तो इनको तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार इन सबको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कंपाउंडेबल है और नहीं है। कंपाउंडेबल बाय पार्टी और विद द लीव ऑफ कोर्ट क्या है यहाँ पे, दोनों चीज़ देख लीजिए। इसके अलावा 322 कहता है प्रोसीजर इन द केस इन विच मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। मान लीजिए कोई केस स्टार्ट किया मैजिस्ट्रेट ने और उसको लगा कि नहीं मैं नहीं डिस्पोज कर सकता, तो वो क्या करेगा, उसको उस पर स्टे लगा देगा। स्टे लगाने के बाद उसको कमिट कर देगा। कमिट का देखो जैसे 209 में आप पढ़ते हो ना, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जाता है, वैसे 323 कहता है प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। भाई जब ट्रायल शुरू हो गया फिर मैजिस्ट्रेट ने देखा कि नहीं भाई ये तो कमिट किया जाना चाहिए, तो तब कमिट कैसे करना है कोर्ट ऑफ सेशन को। भाई अगर वो भाई कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना है तो कैसे कमिट करे वो बताया है। 324 कहता है ट्रायल ऑफ प्रोसेस प्रीवियसली कन्विक्टेड। आईपीसी 75 इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईपीसी का सेक्शन 75 प्रीवियस कन्विक्शन आपको बहुत जगह मिलेगा।
ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान देना। 325 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास द सेंटेंस, यहाँ भी क्या होगा, जब अभी पूरी सेंटेंस में दे ही नहीं सकता तो क्या करेंगे, कमिटल कर देंगे। कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट। आप 35 पढ़ते हैं तो इसके बाद में जो जज आता है वो क्या करेगा, ठीक है। सक्सेसर्स की बात यहाँ की जाती है, वो वाली बात है भाई। कोर्ट ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना छत के होना चाहिए। कोर्ट ओपन का मतलब ये नहीं है, लेकिन ये है कि आम जनरल पब्लिक भी कोर्ट में जा सकती है, आप भी कोर्ट में जा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन इसमें प्रोवाइजो ये है कि भी अगर किसी महिला से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा है तो उस वक्त इन कैमरा प्रोसीडिंग होती हैं। इन कैमरा का मतलब ये नहीं कि हैंडी कैम में, इन कैमरा मतलब प्राइवेसी में। तो यहाँ तक आपके जनरल प्रोविजंस थे। अब आते हैं चैप्टर 25 के ऊपर। ये कहता है प्रोविजन एज टू एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो क्या होगा। प्रोसीजर व्हेन केस ऑफ एक्यूज बीइंग लुनैटिक। लुनैटिक है, अनसाउंड माइंड है। मैंने पीछे एक सेक्शन जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि उसको हम इसके साथ पढ़ने वाले थे, 318। अब हम थोड़ा सा वापस 318 पे चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि देखिए दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ना था, इसलिए थोड़ा सा इजी वे में समझ में आता है हमें। चलिए, ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हमेशा ही चैप्टर 25 के साथ पढ़ना है और सेक्शन 328 के साथ। अब मान लीजिए कोई एक्यूज्ड ऐसा है जो प्रोसीडिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। लुनैटिक हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो ना हो, लेकिन अनसाउंड माइंड ना होते हुए भी वो प्रोसीडिंग उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी और ट्रायल में प्रोसीड तो करेगा। अगर वो अदर देन हाई कोर्ट है तो ये रूल हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब प्रोसीडिंग अगर कन्विक्शन में रिजल्ट आता है, कन्विक्शन अगर उसको दे रहे हो आप, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट हाई कोर्ट को जाती है कन्फर्मेशन के लिए। जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, 366 में डेथ पेनल्टी को कन्फर्मेशन के लिए भेजता है, वैसे ही 318 में भी जब द एक्यूज्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग, अब यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए कन्विक्शन, चाहे कुछ भी हो, कन्विक्शन में कोई भी इम्प्रिजनमेंट मिला हो, हाई कोर्ट विल डिसाइड व्हाट टू डू। समझ गए आप। तो 318 366 वाली ही बात कह रहा है। वहाँ डेथ पेनल्टी है, यहाँ एक्यूज्ड जो है भले ही अनसाउंड माइंड का ना हो, अनसाउंड माइंड का तो 328 डील करेगा, लेकिन अगर वो इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग तो उसको वहाँ भेज दिया जाएगा। 328 से 339 तक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड डील होता है। सिर्फ इतना याद रखिए, अभी तक रेयर कोई क्वेश्चन इससे कभी आया है प्री एग्जाम में। मेंस के लिए थोड़ा सा जरूर एक दो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, प्री में सब नहीं पढ़ना है, प्री में इसको स्किप कर सकते हैं और सीधे आप चलते हैं हमारे 341 पे। 341 कहता है कि प्रोविजन एज टू द ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से जैसे मान लीजिए आप 340 पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर इन केस, यहाँ से अब क्वेश्चन बन जाता है प्रोसीजर इन केस मेंशन इन सेक्शन 195। देखिए, जब सेक्शन 195 आप पढ़ रहे थे, अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट के सामने, कोई भी कोर्ट इन ओपिनियन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू द ऑफेंस, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए तो कोर्ट इंक्वायरी कराएगा। अब सेक्शन 195 जो डील करता है वो करता है पब्लिक सर्वेंट को, जहाँ पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा, रिटर्न में देगा, ठीक है। 195 अपने बेर एक्ट में खोल लीजिए एक बार, हम यहाँ से बार बार पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए 195 को यहीं रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, आपके काम आएगा। ये क्या होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट, जहाँ हमने कहा था कि पब्लिक सर्वेंट को रिटर्न में कंप्लेंट देनी होगी। अदरवाइज क्या है, कंप्लेंट आप कैसे दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट को रिटर्न में देनी है। तो वहाँ पे कोर्ट एक इंक्वायरी करवाएगा, ठीक है। मेक अ कंप्लेंट देयर ऑफ इन राइटिंग, सेंड इट टू द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिस्डिक्शन। लेकिन यहाँ पुलिस जो पब्लिक सर्वेंट, इसके साथ साथ में कोर्ट भी आपका क्या करा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। मान लीजिए आपने गलत एविडेंस दे दिया, फॉल्स एविडेंस दे दिया कोर्ट में खड़े होके, आपके खिलाफ कोर्ट ही एक्शन लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ही विल डू कंप्लेंट अगेंस्ट यू इन राइटिंग एंड बिफोर डूइंग दैट कंप्लेंट ही विल डू वन इंक्वायरी।
प्रोसीजर समझ में आ गया आपको, ये इतनी बात कह रहा है। अब मान लीजिए भाई इस तरह का कोई है तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, अपील कहाँ पे होगी। तो एनी पर्सन हुज एप्लीकेशन इन एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू मेक अ कंप्लेंट, तो अगेंस्ट हुम सच अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड सच कोर्ट में अपील इन द कोर्ट टू विच सच फॉर्मर सूट सबॉर्डिनेट, भाई उसका जो जिसका वो सबॉर्डिनेट है ना, तो वहाँ पे अपील होगी। 341 उसकी अपील की बात करता है। उसके बाद आ जाइए आप 342 पे, पावर टू ऑर्डर द कोस्ट, सिर्फ इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, जो भी ऐसी कंप्लेंट के ऊपर जिसको 340 में कंप्लेंट आई है, एनीथिंग कंटेन इन चैप्टर 25 प्रोसीड एज फार एज मे बी टू डील विद द केस एज इट वर इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, बस जैसे कि पुलिस रिपोर्ट पे आए। कॉग्निजेंस आपको याद रखना है, अपन इसको नहीं भूलेंगे कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं। कि पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं 343 जो है दिल्ली हायर जुडिशरी में पूछा गया है क्वेश्चन 2014 में, और वहाँ क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मैजिस्ट्रेट टू हुम अ कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 340, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लैंग्वेज डाल दी गई थी इसमें, ठीक है। इफ इट वर बी इंस्टीट्यूटेड ऑन, और इसका आंसर था ये। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, MCQ। जो चीज़ें मैं स्पीड से मिस कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब पे डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। आपको डिटेल में समझना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सिर्फ MCQ के एंगल से आपका क्या इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अगेन 344 जो है आपको IPC के साथ पढ़ना, ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका 345। 345 भी पहले एक जुडिशरी के एग्जाम पूछा गया है, हरियाणा जुडिशरी में तो नहीं आया है, लेकिन ये केरला की जुडिशरी में पूछा जा चुका है। केरला जुडिशियल सर्विसेज में 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब ये सिविल कोड से रिलेटेड बात करता है, किससे रिलेटेड बात करता है, सिविल कोड से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा कैसे बनेगा कि जो CRPC है विच में बी इन्वोक बाय ए सिविल कोर्ट, तो ये आपका सेक्शन 345 है, इतना याद रखिएगा। 346 प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसिडर दैट द केस शुड नॉट बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 45, सिर्फ इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। अगेन जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो MCQ है आपका 348। ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है कि डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर कहाँ होगा, तो ये इंडेक्स बेस्ड ही पूछा गया था। बाकी आप इसमें पूरा स्किप कर सकते हैं, हम सीधे जजमेंट पे आ जाते हैं। देखिए बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब मैं सिर्फ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से MCQ रेयर बनते हैं, तो जो MCQ पहले बन चुके हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी जजमेंट जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 353 ये जजमेंट के बारे में बताता है। सबसे पहली बात तो इंडेक्स बेस्ड ही बन जाता है कि जजमेंट कहाँ बताई गई है, फिर आ जाएगा उसकी लैंग्वेज कहाँ बताई गई है। 353 में लैंग्वेज आपकी जजमेंट है, 354 में उसकी लैंग्वेज है, 272 में लैंग्वेज है, ठीक है, आर्टिकल 348 में लैंग्वेज है। अब इसमें जो क्वेश्चन दूसरा बनता है कि जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होती है, ऑलवेज प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, ट्रायल खत्म होते ही या कोई सब्सिक्वेंट टाइम, जजमेंट की डेट दी जाती है सब्सिक्वेंट टाइम के भी। एडजॉर्नमेंट के लिए भी एक ही ग्राउंड है। अब या तो पूरी जजमेंट डिलीवर करेगा यहाँ पे, या फिर पूरी जजमेंट को पढ़ेगा, या उसमें से सिर्फ जो ऑपरेटिव पार्ट है जजमेंट का, स्टोरी पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज जजमेंट कंटेन्स द कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, ठीक है। CPC में जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो जज साहब हैं वो जो डेट ऑफ डिलीवरी है जजमेंट की ओपन कोर्ट में, वही डेट उसके ऊपर लिखेंगे, साइन करेंगे। अगर उन्होंने वो किसी से लिखवाई है तो एवरी पेज शुड बी साइंड बाय मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को हर एक पेज साइन करना है। जनरली स्टेनो से लिखवाते हैं।
अगर मान लो आपका एक्यूज कस्टडी में है तो उसको लेकर आना है, वो सुनेगा भाई, उसके सामने दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे एक से ज़्यादा एक्यूज हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो प्रिजाइडिंग अफसर क्या है, टू अवॉइड अनड्यू डिले प्रनाउंस द जजमेंट इन देयर एब्सेंस, उनके एब्सेंस में कर दे। अभी सारे नहीं है तो एक दो तो हैं, सुना दो, डिले नहीं होना चाहिए। 354 कहता है कि लैंग्वेज और कंटेंट क्या होंगे। मेरी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगी, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कहाँ होगी, 272 CRPC। अदर देन हाई कोर्ट, किसी की भी लैंग्वेज जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 348 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे रखा है, इंग्लिश होती है उनकी लैंग्वेज। अब उसके अंदर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, आपका डिसीजन, रीजन क्या है डिसीजन का, ऑफेंस स्पेसिफाई करना है IPC के, भाई किस अपराध के तहत उसको आपने बुक किया था, चार्ज क्या फ्रेम किए थे। जजमेंट ऑफ एक्विटल शैल स्टेट द ऑफेंस ऑफ विच एक्यूज्ड इज एक्विटेड एंड डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी उसमें। तो लैंग्वेज और कंटेंट की जो बात की जाती है वो यहाँ की जाती है। तो जब कंटेंट माइंड में आए तो 211 को भी याद कर लीजिए, चार्ज के कंटेंट वहाँ बताए गए थे और जजमेंट के कंटेंट और लैंग्वेज यहाँ बताए गए हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की जजमेंट है तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सीरियल नंबर ऑफ केस, डेट ऑफ कमीशन ऑफेंस, नेम ऑफ द एक्यूज्ड, ऑफेंस कंप्लेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से मुझे एक आज न्यूज़ याद आ गई, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आज का आपने द हिंदू पढ़ा हो, हिंदू का मेरे ख्याल से आप लोग जरूर पढ़ते होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का आप जरूर पढ़ें डेली। उसमें आज प्रोक्लेमेशन का एक ऑर्डर निकला है। प्रोक्लेमेशन जो हम सेक्शन 82 में पढ़ते हैं, सब सेक्शन 1 में उसका पब्लिकेशन का जो प्रोसीजर दे रखा है कि न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकता है मैजिस्ट्रेट। तो आज के न्यूज़पेपर में मैं टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो वो बता रखा है, वो देखिए कि प्रोक्लेमेशन कैसे, ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं ना न्यूज़पेपर में तो आपको अंदर से वो चीज़ें याद आ जाती हैं। चलिए 356 ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। भाई यहाँ पे क्या है, 356 आपका ये है कि अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उसको अपना एड्रेस नोटिफाई कराना है, और अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको रीअरेस्ट किया जाता है। भाई कंपनसेशन की बात कहाँ की गई है, आपको ध्यान होगा CPC में ये बात की गई है, कहाँ पे 95 में कितना कंपनसेशन मिल सकता है, 50,000 रुपये तक का। रॉन्ग अरेस्ट एंड अटैचमेंट विद रॉन्ग ग्राउंड्स, भाई किसी को गलत तरीके से आपने अरेस्ट करवा दिया, अटैच की प्रॉपर्टी अटैच करा दी तो 50,000 तक का फाइन लग सकता है, ये सिविल केस की बात है। और आपके CRPC में 357 में कहा गया है। अब मान लीजिए कोर्ट ने सेंटेंस ऑफ फाइन और सेंटेंस इंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन ऑफ विच फाइन फॉर्म अ पार्ट, तो कोर्ट क्या है जब जजमेंट पास करेगा, ऑर्डर दी होल और एनी पार्ट ऑफ फाइन रिकवर्ड टू बी अप्लाइड, कैसे अप्लाई होगा, भाई जो एक्सपेंसेस हैं प्रॉपरली इनकर्ड इन दी प्रोसिक्यूशन वाले खर्चा तो लगा, एक तो बेचारे के साथ अपराध हुआ, उसके बाद उससे खर्चा पानी भी हो गया उसका, तो उसको किस तरह से कंपनसेशन मिलेगी ये यहाँ बताया है। अब 357A ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। 357 जो है आपकी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, ये डाली गई थी स्पेशली लेडीज़ के लिए। क्यों डाली गई थी 357A, इसके पीछे देखिए जो बढ़ते अपराध थे महिलाओं के खिलाफ, वो सबसे बड़ा इसका कारण था कि इनको डाला गया। 2008 की अमेंडमेंट में यहाँ पे डाला गया। और 2008 देखिए आपसे पूछेगा कैसे, इसको मैं वही बता रहा हूँ आपको, CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008, बट अगर साल पूछ ले एक्ट ऑफ, आपसे पूछा उसने एक्ट ऑफ 2009, क्योंकि ये एक्ट नंबर 05/2009 था। कब से, 31 दिसंबर 2009 से ये यहाँ पे लागू हुआ था। तो इंडेक्स बेस्ड और कब इंसर्ट हुआ, एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो फंड्स की स्कीम होती है ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के तैयार की जाती है कि या तो भाई विक्टिम को या उसके डिपेंडेंट को रिहैबिटेशन के लिए किस तरह से क्या मिलेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो क्वांटम ऑफ जो कंपनसेशन है टू बी अवार्डेड वो आपको इनके थ्रू दिया जाता है। अब ट्रायल कोर्ट जो है कंक्लूजन में ऑफ ट्रायल में अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि कंपनसेशन देना चाहिए, ठीक है,
और वो कंपनसेशन जो दिया जा रहा है वो एडिक्वेट नहीं है। कहाँ दिया गया? 357 में भी कंपनसेशन दिया ना, प्रोसिक्यूशन का खर्चा दिलाया, सब कुछ दिलाया, लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो रिकमेंडेशन देगा कि इसको ज़्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो 357A आपका कंपनसेशन की बात करता है। 357B क्या कहता है यहाँ पे? 357B भी जो इंसर्ट किया गया था आपका, ये भी कब इंसर्ट हुआ था? आपका 2013 के अमेंडमेंट में, क्योंकि यहाँ महिलाएं आ गई थी भी। 2013 के अमेंडमेंट और 18 के अमेंडमेंट महिलाओं से रिलेटेड थी। 326A, कोई किसी पर एसिड फेंक देता है, ठीक है, ये बहुत इसका एक केस है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिस पे गाइडलाइंस आई थी सारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है 326A को लेके, या 376D है। तो ऐसे अपराध में जो है वो एडिशनल पेमेंट जो विक्टिम को मिलती है। उसके बाद 357C है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। ये भी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी। उसमें कहा गया था कि किसी भी एसिड विक्टिम को, किसी भी रेप की विक्टिम को आप मना नहीं कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट करने से, लेट इट बी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी है। एंड इट नॉट इंक्लूड द मेडिसिन आल्सो, इट आल्सो इंक्लूड द फूड एंड लॉजिंग। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी थी और स्टेट को काफ़ी कोटा दिया गया था इस टाइम पे कि भाई इस पर स्पेशल रूल बनाए जाएं, तो स्टेट ने इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बनाई गई थी। अब 358 है एक्चुअली जो CPC के साथ पढ़ा जाता है 95 के साथ, कि ग्राउंडलेस अरेस्ट किसी को करा दिया आपने। यहाँ तक कंपनसेशन हम दिला रहे थे किसको? 357 में जो कंपनसेशन मिलता है ABC में, वो विक्टिम को मिलता है, प्रोसिक्यूशन को मिलता है। यहाँ पे भाई डिफेंस को मिल रहा है। आपने मेरे ऊपर केस किया और मुझे अरेस्ट करा लिया, ठीक है, तो उस केस में जो मैजिस्ट्रेट है जिसने केस सुना, उसे लगा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे अरेस्ट करने के, तो कितना कर सकता? नॉट एक्सीडिंग 1000, ये लिमिट याद रखनी है। यहाँ से MCQ बन गया आपका, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं। फॉर इज लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंस इन द मैटर एज द मैजिस्ट्रेट थिंक फिट। पर टाइम खराब कर दिया, इज्जत खराब कर दी, उसका कुछ नहीं, टाइम खराब कर दिया। इन सच केस इफ मोर देन 1 आर अरेस्टेड, तो क्या है? नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। हर एक को 1000 रुपये मिलेंगे। मान लो 4 आदमियों को अरेस्ट किया तो 1000 चारों को 1000 मिलेंगे। ऐसा नहीं चारों को मिला के 1000 रुपये दे दिए, यानी 1000 पर। भाई किसी ने धोखे से अरेस्ट कर लिया तो आपकी जो दिहाड़ी है, मजदूरी है उस दिन की, वो 1000 रुपीज बन जाती है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है। 360 ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत जगह पढ़ेंगे। गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन, किसी को धमका के चेतावनी देके छोड़ देना, ये आपका 360 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कहता है कि जब भी कोई पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज पनिशेबल विद द फाइन ओनली और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 7 ईयर्स और लेस, भाई या तो सिर्फ फाइन से हो या 7 साल से कम हो और 21 साल से ज़्यादा की उम्र हो, ठीक है। तो उस केसेस में, और जब वन पर्सन अंडर 21 ईयर, ये तो है 21 साल से अगर ज़्यादा है, 21 साल से किसी की उम्र ज़्यादा है तो 2 कंडीशन है, या तो फाइन हो या 7 साल या उससे कम हो। अगर 21 साल से कम है और इन दैट केस वो पनिश है नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट लाइफ और नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड ऑफेंडर, उस हालात में उसको छोड़ा जा सकता है। तो इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। 361 स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्ड इन सर्टेन केसेस, कोई जरूरी नहीं ज़्यादा। 362 कोर्ट नॉट टू अल्टर द जजमेंट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आप पढ़ चुके हैं CRPC में, बताइए मुझे। CRPC में आपने जजमेंट दे दी, आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, लेकिन अंडर सेक्शन 3 आपका 127, सेक्शन 127 जहाँ मेंटेनेंस में अल्ट्रेशन होता है वहाँ पे कर सकते हैं। एक ही एक्सेप्शन है इसकी CRPC में, याद रखिएगा। कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू एक्यूज अनदर पर्सन, कोई कॉपी मिलनी चाहिए, उसे अपील करेंगे। जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड, कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड अ कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू DM। तो यहाँ तक आपने पूरा इसको समझा कि जो जनरल प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पे।
ऐसे प्रोविज़न जो अफेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। और जजमेंट के बारे में पढ़ा आपने 330, 53, 365। अब आता है कि जब सेक्शन 28 में आपने बता दिया कि कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, लेकिन दैट सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो 366 में एमसीक्यू पूछता है कहाँ भेजेगा, 366 में एप्लीकेशन जाती है और क्वेश्चन अगला बनता है कि 368 में हाई कोर्ट की पावर उसे कंफर्म करे या क्या करेगा, आइदर टू कंफर्म और एनल, या तो उसे मना कर देगा या उसको कंफर्म कर देगा। ये दो ही सेक्शन है जो एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपील। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपने यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को समझा है। कल हम 372 से आगे अपील स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 484 तक ख़त्म कर देंगे। यानी कि टोटल 6 पार्ट में हमने सीआरपीसी को एक क्विक रिवीजन विद लेंथी रिवीजन कर लिया है। क्विक भी है, लेंथी भी है, बट हमने कुछ मिस नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कोई भी सजेशंस है मेरे लिए जिससे हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं वीडियो में जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। आप हमें मेल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप टेलीग्राम पर अगर मुझे कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, एडमिन पे जो आपको मेरा एडमिन वहाँ पे है, वहाँ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मुझे आपका मैसेज मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद लास्ट पार्ट ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद हम सीपीसी और एविडेंस भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।